हेलो स्टूडेंट्स, फी प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। इन पोलर फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r e raised to power iota theta is equal to r cos theta plus iota sin theta, where equating real and imaginary part on both sides we get x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. From this equation we get the magnitude of complex number mod z is equal to under root x square plus y square. So mod z square is equal to x square plus y square. From this equation we get x square plus y square is equal to r square, then mod z square is equal to r square and mod z is equal to r. This is the equation of a circle whose radius is r. When we represent this in circle in xy plane, then we get that a point pxy on this circle of radius r and with making angle theta with the x-axis. Now we have de Moivre theorem. De Moivre theorem क्या है चीज है? cos theta plus iota sin theta raised to power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? हमारे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन एफ जेड है जो कि सिंगल वैल्यू हो और डिफरेंशिएबल हो हर एक पॉइंट पर जेड इक्वल टू जेड नोट के नेबरहुड में, यानी जेड इक्वल टू जेड नोट एक पॉइंट है, उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट पर अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड होता है यानी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसकी, उसको एनालिटिक कहेंगे। एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या है? एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन है कोची-रीमान इक्वेशंस। कोची-रीमान इक्वेशंस क्या है? कोची-रीमान इक्वेशन है अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जहाँ पे यू और वी दोनों रियल और इमेजिनरी जो पार्ट है वो दोनों एक्स और वाई के फंक्शन हो, तो उस फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अगर वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सी आर इक्वेशन क्या है? करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली यू वी बाई करली वाई एंड करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। पोलर फॉर्म में हम कोची-रीमान इक्वेशन सी आर इक्वेशन जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करली यू बाई करली आर इज इक्वल टू 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा एंड करली यू बाई करली थीटा इज इक्वल टू माइनस आर करली वी बाई करली आर से। तो ये सी आर इक्वेशन है, कोची-रीमान इक्वेशन। अगर कोई फंक्शन एफ जेड इस कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन से हम ये चीज देख सकते हैं, जो करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई और करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स, ये हमारे पास जो कोची-रीमान इक्वेशन आई हैं, अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हमारे पास करली स्क्वायर यूज बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली वी बाई करली एक्स करली वाई आ जाता है। इसी तरह अगर हम इसका डेरिवेटिव करली विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स करली वाई आ जाता है। इन दोनों से अगर इक्वेशंस का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इस इक्वेशन को हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि u और v जो है, u है हमारी वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम v के भी लिए भी ड्राइव कर सकते हैं और v हमारी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम u और v को हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं। इसकी आपको एग्जाम्पल आप नेट के एग्जाम में आ जाते हैं तो हम आपको यहाँ पे एक चीज एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि आपको प्रूव करना आ जाए कि शो दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। अगर आपको ये प्रूव करने को कह दिया जाए तो आपको जस्ट करना क्या है, ये इक्वेशन चेक करनी है वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले हम इसका 2 बार x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, फिर 2 बार y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। तो जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -2, x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2x और फिर आएगा 2। इसी तरह y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कोची-रीमान इक्वेशन जो ये है करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास ये फंक्शन हार्मोनिक आ जाएगा। So answer is yes, this function is harmonic. To find v, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका रियल पार्ट गिवन हो और हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना हो,
तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? हमें जानते हैं कि जो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है v, वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम v को लिख सकते हैं v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर वो दो चीजों का फंक्शन है एक्स वाई का, तो हम उसके डेरिवेटिव को पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं। dv इज इक्वल टू करली v बाई करली एक्स dx प्लस करली v बाई करली y dy। तो अगर हम यहाँ पे करली v बाई करली एक्स और करली v बाई करली y की वैल्यू जो ऊपर लिखी कोची रीमान इक्वेशन से लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस करली u बाई करली y dx प्लस करली u बाई करली x dy। तो माइनस करली u बाई करली y को m लिख लेते हैं और करली u बाई करली x को n लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी dv इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमें कोई भी रियल पार्ट दिया हो तो हम इमेजिनरी पार्ट को इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। टू फाइंड एफ जेड, अगर हमें कोई इफ यू इज गिवन, अगर हमें रियल पार्ट गिवन हो और हमें फंक्शन निकालना हो, एनालिटिक फंक्शन निकालना हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, जो यू गिवन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया करली यू बाई करली एक्स, उसको हम फाई वन एक्स वाई लिखेंगे, और जो विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया उसको हम फाई टू एक्स वाई लिखेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x को z और y को 0 पुट कर देंगे। तो x को जब हमने z और y को 0 पुट किया तो फाई वन एक्स वाई बन गया फाई वन जेड जीरो, फाई वन जेड जीरो एंड फाई टू जेड जीरो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, सिंपल इस इक्वेशन में पुट करना है। देन एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में फाई वन और फाई टू की वैल्यू रखनी है और हमारे पास एनालिटिक फंक्शन एफ जेड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें कोई इमेजिनरी पार्ट दिया हो और हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस करली v बाय करली y निकालेंगे और फिर करली v बाय करली x निकालेंगे, यानी कि y और x विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, उसको हम xy xy और y2 xy लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, एफ जेड जो हमारा आएगा एनालिटिक फंक्शन, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ z1 z0 प्लस आयोटा z2 z0 dz प्लस c। तो हम क्या रहे, पहले z1 सिमिलरली x को z और y को 0 पुट करके हम z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। कंटूर टाइप्स, कंटूर कितने तरह के होते हैं, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशंस टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करने वाले हैं। कंटूर क्या होता है, कंटूर आपका जो पाथ जो फॉलो कर रहा है। कंटूर जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं सिंपली कनेक्टेड। अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है हर एक पॉइंट पे एक सर्कल के, तो उसको हम कहेंगे सिंपली कनेक्टेड। अगर हमारा कोई अगर कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है हर पॉइंट पे, लेकिन कंटूर के अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डबली कनेक्टेड। अगर ऐसा होता है हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर, लेकिन दो पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं होता, उसको हम कहेंगे ट्रिपली कनेक्टेड। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशन है। जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड और जब उस एफ जेड में हम एक पॉइंट जेड नोट पुट करते हैं, तो अगर वो वैल्यू एफ जेड नोट 0 आ जाती है, तो हम उस पॉइंट को जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट को जीरो ऑफ फंक्शन कहेंगे एफ जेड का। मान लीजिए कि हमारे पास एफ जेड की वैल्यू जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर m फाई जेड है, और हमें पता है कि जो फाई जेड नोट यानी जेड नोट एक पॉइंट है जिस पर फाई की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी कि वो फंक्शन एनालिटिक है और डिफाइंड है, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है जेड इक्वल टू जेड नोट पे। लेकिन हमारा जो एफ जेड, अगर एफ जेड जीरो जेड इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट पे जीरो है, तो ये नॉन जीरो है और ये जीरो है, तो इसका मतलब जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर m जीरो है, यानी कि जेड इक्वल टू जेड नोट इज जीरो ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्डर m। तो ये हमारा जीरो ऑफ ऑर्डर फंक्शन ऑफ ऑर्डर m आ जाता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक नहीं है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एनालिटिक नहीं है, यानी कि वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है,
तो हम उस फंक्शन को सिंगुलर फंक्शन कहेंगे। अगर सिंगुलैरिटी सिर्फ एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है और उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि एक पॉइंट है जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन उसके आसपास के जितने भी पॉइंट हैं उन पर फंक्शन वो डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को हम उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 जो है सिंगुलर है जेड इक्वल टू 2 पर, यानी कि जेड इक्वल टू 2 पर ये एनालिटिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू 2 पे इनफाइनाइट आ जाएगी। लेकिन जेड इक्वल टू 2.1, 1.9, 2.15, 1.95 इन सब पर जेड जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यूज की एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब वो फंक्शन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। आगे आता है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन के इक्वल है और एन जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव पावर है, तो अगर हमारा लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट जेड टेंड टू 0 साइन जेड बाई जेड जो है, अब ऊपर साइन जेड बाई जेड है तो जेड को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। तो हमें लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट जेड टेंड टू 0 साइन जेड बाई जेड को हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंड टू 0 डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड विच इज कोस जेड एंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विच इज 1 व्हेन वी गेट 0 बाई 0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम लिमिट जेड टेंड टू 0 कोस जेड बाई 1, जेड को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमारी लिमिट 1, तो हमारी जो वैल्यू है एफ जेड उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है 1 एट पॉइंट जेड इक्वल टू 0, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है एफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस एन, यानी कि और हम कहते हैं कि जो बी एन है हमारा 0 फॉर ऑल एन, यानी कि ये वाला फंक्शन हमारा 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, तो हमारे पास उसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहेंगे। सेम डेफिनेशन ऊपर वाली है, एफ जेड इक्वल ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन था लेकिन बी एन 0 था, तो यही हमने इसको एक दूसरी डेफिनेशन में बताया है कि एफ जेड इक्वल ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस एन एंड बी एन इज 0 फॉर ऑल एन, देन इट इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर हमारे पास बी एन इक्वल टू 0 है नॉट फॉर ऑल एन बट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, यानी कि 1 2 3 अप टू एम तक उसकी वैल्यू नॉन जीरो है और उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एम की वैल्यूज तक उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, बी एन की वैल्यू एम वैल्यूज तक नॉन जीरो है, तो हम उसको कह सकते हैं कि पोल है हमारा ऑर्डर एम का। तो अगर हमारे पास बी एन नॉन जीरो है फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एम में एक फाइनाइट वैल्यू के लिए था तो हम उसको कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर एम, लेकिन अगर हमारा एम एक नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम उसको एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहेंगे। एसेंशियल सिंगुलैरिटी का मतलब है ए पोल ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है पूरे क्लोज कंटूर के अंदर, सी जो क्लोज कंटूर है उसके थ्रू आउट हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है अगर, जिसको हम सिंपली कनेक्टेड भी डिफाइन हम कर चुके हैं पहले, तो हमारा जो इस फंक्शन एफ जेड है उसका क्लोज कंटूर सी के अंदर इंटीग्रेशन जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अवर क्लोज कंटूर इंटीग्रल सी इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू 0 होगी अवर क्लोज कंटूर सी। इस फॉर्मूले को कोची इंटीग्रल थ्योरम कहते हैं। अगर कोई हमारा पॉइंट जेड नोट उस कंटूर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको इस फॉर्मूले को कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा कंटूर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है और उसके अंदर एक जेड नोट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस फंक्शन को इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, तो ये हमारा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कहलाता है।
फ्रॉम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू अपॉन जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू पाई ओटा एफ जेड नोट है, लेकिन अगर हमारे इस कंटूर के अंदर जीरो ओरिजिन भी जीरो भी एग्जिस्ट करता है, तो जीरो एग्जिस्ट करने से एफ जेड नोट की वैल्यू एफ जीरो और एफ जीरो जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 2 पाई ओटा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 पाई ओटा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 पाई ओटा इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन दिस इंटीग्रल। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हमारा जीरो सी के अंदर आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड होगा 2 पाई ओटा। लेकिन अगर हमारा जीरो कंटूर सी के अंदर नहीं है, यानी कि वो जीरो जो है ओरिजिन है वो हमारा कंटूर के बाहर है, तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट। यहाँ पे एफ एन जेड नोट जो है हमारा एफ एन एस डेरिवेटिव है एफ जेड का, और उसके बाद जेड इक्वल टू जेड नोट हमने एन एस डेरिवेटिव जो एफ जेड निकाला उसमें पुट करके जो वैल्यू आई वो एफ एन जेड नोट है। तो इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ऊपर गिवन है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड फॉर अवर ए क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू 1 है और जेड जीरो की वैल्यू 0 है। तो आप अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं आराम से। टेलर सीरीज क्या होता है कि टेलर सीरीज में कोई फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी पे, जिसका सेंटर जेड नोट है, तो हम उस एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को टेलर सीरीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जीरो प्लस जेड माइनस जेड नोट स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट। तो इसको हम समीशन लिख सकते हैं एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन। यहाँ पे ए एन जो है वो हमारा होगा एफ एन जेड बाय एन फैक्टोरियल, जो कि हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला। तो ए एन इक्वल टू एफ एन जेड अपॉन एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस 1, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। तो हमारे पास जो टेलर सीरीज की टर्म्स में एक्सपेंशन ऊपर गिवन है ये वाला। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन को लोरेंट सीरीज में करना हो, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी में एनालिटिक है विद सेंटर जेड नोट, लेकिन अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसा है जो एनालिटिक है लेकिन दो कंटूर C1 और C2 के बीच में, लेकिन वो इधर C2 के बीच में एनालिटिक नहीं है, तो हम उसको लोरेंट सीरीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन, ये टर्म कहाँ से आई? क्योंकि हमारा फंक्शन C1 और C2 के बीच में एनालिटिक है, लेकिन हमारा फंक्शन C2 के बीच में एनालिटिक ना होने के कारण एक और टर्म एक्स्ट्रा आई प्लस समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस एन। इस टर्म को हम कहेंगे एनालिटिक पार्ट बिकॉज ऑफ बिटवीन C1 एंड C2। इस टर्म को हम कहेंगे प्रिंसिपल पार्ट जो कि C2 के बीच में है। तो ये हमारे पास टोटल टर्म हो गया। लेकिन अगर हमारा C2 पॉइंट जो C2 सर्कल है वो उसका साइज छोटा होता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो C2 है वो उसका साइज 0 को अप्रोच कर जाएगा, जो कि पॉइंट सर्कल है। तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा पूरे कंटूर C1 में फंक्शन जो है एनालिटिक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट C1। तो हमारे उस केस में प्रिंसिपल पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाएगा मतलब bn जो होगा वो 0 हो जाएगा। bn 0 हो जाएगा तो जो लोरेंट सीरीज है एफ जेड इज इक्वल टू समीशन ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी प्लस समीशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस एन। तो ये हमारा रिजल्ट कर जाएगा जो कि हमारे टेलर सीरीज जो एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन है। अगर हमारी टेलर सीरीज में जेड नोट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा
एफ जेड जो होगा इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज़ टू पावर एन। इस वाली टर्म में जो कि टेलर सीरीज की टर्म है, अगर जेड नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारी टर्म बन जाएगी ए एन जेड रेज़ टू पावर एन, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी टेलर सीरीज, तो ये बन जाएगी। इस सीरीज को हम मैक्लोरियन सीरीज ऑफ एफ जेड कहते हैं। इस सीरीज को हम मैक्लोरियन सीरीज ऑफ एफ जेड कहते हैं। तो हमें अगर टेलर सीरीज निकालनी है, हमें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया जाता है कि एक्सपेंड गिवन फंक्शन एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू जेड नोट इन सीरीज। तो अगर हमारे पास हमें एफ जेड कोई एक फंक्शन है जिसको एक्सपेंड करना है अबाउट जेड इक्वल टू जेड नोट, तो फॉर एग्जांपल हमें एफ जेड इक्वल टू कोस जेड दिया जाता है और हमें इसको जेड नोट इक्वल टू पाई बाई 4 के आसपास अबाउट हमें इसको रिप्रेजेंट करना है टेलर सीरीज की फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे, हम जो जेड नोट पॉइंट दिया हुआ है उस पर एफ डैश, एफ डबल डैश एंड सो ऑन अप टू सारे डेरिवेटिव निकालकर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम इक्वेशन यूज करेंगे एफ जेड इक्वल टू एफ जेड 0 प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड 0 प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर 2/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड 0 प्लस अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जेड 0। तो ये इक्वेशन का यूज करके हम एफ जेड इक्वल टू कोस जेड को जैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू 1/√2 1 माइनस जेड माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एंड सो माइनस 1/2 फैक्टोरियल जेड माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। आप ये कर सकते हैं इसको सोल्व, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस करना क्या है आपको, एफ जेड इक्वल टू कोस जेड है उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश आएगा, डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर एफ डबल डैश आएगा और सिंपल कोस जेड है वो एफ है। इन सब में पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करके इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप सिंपल न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं ट्राई। अगर हमें किसी फंक्शन को एफ जेड को जेड इक्वल टू ए की पावर ए के अबाउट एक्सपेंड करना हो, यानी कि जेड माइनस ए की पावर्स में एक्सपेंड करना हो, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम जेड माइनस ए को यू लिख लेंगे। तो जेड माइनस ए को यू लिखेंगे तो जेड इक्वल टू यू प्लस ए हो जाएगा। तो हम जितनी भी वैल्यूज हैं एफ जेड में जेड की टर्म्स में, हम जेड की वैल्यू को यू प्लस ए रख देंगे वहां पे। इन न्यूमेरिकल्स में अब ध्यान रखिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ सकता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन फॉर एक्स लेस देन 1। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है जिसको हमें फंक्शन को ए और अगर हम फंक्शन को एक्सपेंड करना है, एफ जेड फंक्शन को एक्सपेंड करना है जहां पर जेड इन रीजन वेयर जेड इज बिटवीन ए एंड बी, यानी कि हमारे ऐसे रीजन में हमें एक्सपेंड करना है जहां पे जेड की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करती हो। तो हमें इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, ए इज लेस देन जेड इज इंप्लाइज ए बाई जेड इज लेस देन 1। तो हम बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह से यूज कर सकते हैं 1 प्लस माइनस ए बाई जेड प्लस माइनस 1 टाइप। अगर जेड की वैल्यू लेस देन बी है तो जेड बाई बी इज लेस देन 1। तो 1 प्लस माइनस जेड बाई बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 यूज। लेस देन 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन बाइनोमियल थ्योरम तभी यूज करते हैं जब हमारा x लेस देन 1 हो। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन का, ये वाला फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम का, तब यूज कर सकते हैं जब x लेस देन 1 हो। तो इसलिए हमें ये चीज आपको बतानी पड़ रही है। तो हम इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल हमें लॉरेंट्ज सीरीज निकालनी है एफ जेड इक्वल टू 3 बाई जेड प्लस 2 माइनस 8 बाई जेड प्लस 3 रीजन 2 लेस देन जेड मोर जेड लेस देन 3। इस रीजन में हमें इसको सीरीज को एक्सपेंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि 2 लेस देन जेड है लेस देन 3, इसका मतलब है 2 बाय मोर जेड इज लेस देन 1 एंड जेड बाय मोर जेड बाय 3 लेस देन 1। तो हम एफ जेड जो हमारे पास इक्वेशन है 3 बाई जेड प्लस 2, तो हम यहाँ से जेड को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास 1 प्लस 2 बाई जेड रेज़ टू पावर माइनस 1 और माइनस 8 बाई 3 1 प्लस जेड बाई 3 माइनस 1, यहाँ इस इक्वेशन से हम ये निकाल लेंगे। तो हमारे पास जेड 2 बाई जेड, यहाँ देखिए हमें 2 बाई जेड लेस देन 1 है तो हम इस टर्म को 2 बाई जेड बना दिया हमने। यहाँ पे जेड बाई 3 लेस देन 1 है तो हमने इस टर्म को जेड बाई 3 टाइप का बना दिया। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हमारी बाइनोमियल थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने 3 बाई जेड इस टर्म को एक्सपेंड कर लिया 1 प्लस एन एक्स, एन इज माइनस 1 तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, एक्स ये चीज है 2 बाई जेड, तो एन 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1, एन क्या है माइनस 1, एन माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2
डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, जेड क्या है 2 बाई जेड स्केयर। इसी तरह हम इस टर्म में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम सीरीज के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप इसको देख लीजिए एक बार, ये सिंपल सी बात है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो ये हम इसको लॉरेंट सीरीज की टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं रेजिड्यू पर। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन एफ जेड है जिसमें एम ऑर्डर का पोल एग्जिस्ट करता है। पोल की डेफिनेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अगर हमारे पास एफ जेड है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारा एम ऑर्डर का पोल एग्जिस्ट करता है, तो उसका प्रिंसिपल पार्ट होगा लॉरेंट सीरीज का, उसमें सिर्फ एम टर्म्स होंगी। एफ जेड इक्वल टू समीशन ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस समीशन एन इक्वल टू 0 टू एम बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस एन। ये हमारा एनालिटिक पार्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। इस प्रिंसिपल पार्ट में जो हमारी टर्म्स n फ्रॉम 0 टू m एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमारा पोल जो है वो m ऑर्डर का है। तो इस इक्वेशन में हमें an इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n प्लस 1 होता है, और जो bn होता है 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 होता है। तो ये हमारे पास an और bn की वैल्यूज हैं, और ये हमारा फंक्शन एफ जेड है जिसका पोल m ऑर्डर का है। तो हमारे पास bn की वैल्यू ये आ जाती है। n की वैल्यू को अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारी टर्म एफ जेड डी जेड बन जाएगी, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ b1 जो होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड। तो ये हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी। इस b1 के कोफिशिएंट को हम रेजिड्यू कहते हैं एफ जेड का। तो इस b1 के कोफिशिएंट को हम रेजिड्यू कहते हैं एफ जेड का एट जेड इक्वल टू जेड नोट, और इसको लिखा कैसे जाता है b1 इज इक्वल टू रेजिड्यू जेड इक्वल टू जेड नोट। जो हमारे पास कोई इक्वेशन है जो प्रिंसिपल पार्ट हमारा जो है bn जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर माइनस n, तो इसकी टर्म्स कैसी होंगी bn 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर n, ये इस तरह की इक्वेशन होंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ b1 जो होगा उसको रेजिड्यू कहते हैं अब हम। तो हमारे पास b1 का कोफिशिएंट क्या होगा, bn का कोफिशिएंट 1/z माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर n है, तो b1 का कोफिशिएंट होगा 1/z माइनस जेड नोट। तो हम जो कोफिशिएंट ऑफ z1 माइनस 1/z माइनस जेड नोट आएगा प्रिंसिपल पार्ट में लॉरेंट सीरीज के, उसको हम रेजिड्यू कहते हैं b1। अगर हमारा कोई पोल है ऑर्डर 1 का, यानी कि b1 हम कैसे निकाल सकते हैं उसका रेजिड्यू को, b1 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट। यानी कि एफ जेड जो हमारा फंक्शन है उसको जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई करें जिस पॉइंट पर हमें रेजिड्यू निकालना है, और फिर उस पूरे फंक्शन जो आएगा हमारा उसमें जेड की वैल्यू जेड नोट से रिप्लेस कर दें, तो हमारा उस पॉइंट पर रेजिड्यू आ जाएगा। अगर हमारा पोल एम ऑर्डर का है जो कि वैल्यू जिसकी 1 से ग्रेटर है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है 1 से ग्रेटर, उस वैल्यू पर अगर हमें कोई रेजिड्यू निकालना है, उसकी रेजिड्यू की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ डी एम माइनस 1 अपॉन डी जेड एम माइनस 1 ऑफ जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर m एफ जेड। यानी कि जो हमारा फंक्शन है एफ जेड उसको हम जेड माइनस जेड नोट रेज़ टू पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे। m क्या है, ऑर्डर है पोल का जो कि 1 से ग्रेटर वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसका m-1th डेरिवेटिव हम लेंगे और फिर उसको 1/m-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जो पी जेड बाई क्यू जेड टाइप का है, तो हम उसका रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं। उसका रेजिड्यू निकालने के लिए हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में पी जेड नोट मतलब पी जेड को जेड नोट से रिप्लेस करना पड़ेगा, और नीचे डिनोमिनेटर को हम क्यू जेड डैश जेड नोट, यानी कि रेजिड्यू होगा पी जेड जीरो बाय क्यू डैश जेड जीरो। क्यू डैश क्या है, डी क्यू बाय डी जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ क्यू जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट। तो ये हमारा रेजिड्यू आ जाएगा। तो ये कुछ थे रेजिड्यू निकालने के तरीके। इसके अलावा अगर हमें जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेजिड्यू निकालना है तो उसका भी हम आपको बता दे रहे हैं। जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर अगर हमें रेजिड्यू निकालना है तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेजिड्यू होगा लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड जो होगा b1 रेजिड्यू। अगर हमें कोई रेजिड्यू एफ जेड जेड को 0 पर निकालना है तो वो कोफिशिएंट होगा जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन का। और अगर हमें एफ जेड का रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए निकालना है तो
जेड माइनस ए को हमें टी पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू टी प्लस ए पुट करेंगे एफ जेड में, तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी टी की टर्म्स में। तो जो कोफिशिएंट होगा 1/t का उसको हम रेजिड्यू कहेंगे। जेड इक्वल टू माइनस ए पर अगर हमें रेजिड्यू निकालना है तो जेड प्लस ए को टी पुट करेंगे और जेड इक्वल टू टी माइनस ए एफ जेड में पुट करेंगे, तो जो कोफिशिएंट होगा 1/t उसको रेजिड्यू निकालेंगे। अगर हमें एफ जेड का रेजिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो हम उसको निकाल सकते हैं -1/z को कोफिशिएंट निकाल के इन नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू जी इन्फिनिटी। तो हमारे पास कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है? कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है? अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक फंक्शन है, कंटूर क्लोज कंटूर के क्लोज कंटूर पर एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन कुछ उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, z1 z2 z0 एंड देन इंटीरियर टू सी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी पर, एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी पर, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वैल्यूज z1 z2 अप टू zn हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पिक में दिखा रहा हूं कि आपको एक क्लोज कंटूर है जिसमें कुछ एनालिटिक पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, बाकी क्लोज कंटूर में वो एनालिटिक फंक्शन है। तो उसको हम जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड होगा वो 2 आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट ऑल सिंगुलैरिटी इंटीरियर टू सी। मतलब जितनी भी सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं उन सब सिंगुलैरिटीज पे जो रेजिड्यू होगा, उन सब रेजिड्यू का जो सम होगा उसको अगर हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्यों कहते हैं? कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब हम आपको कुछ इंटीग्रल सोल्व करने के मेथड बताने जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ साइन थीटा कोस थीटा टाइप डी थीटा, तो हमारा इस इंटीग्रल में जैसे थीटा 0 से 2 मूव करेगा, यानी थीटा 0 से 2 मूव करेगा, हमारा जेड एक यूनिट सर्कल मूव कर लेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कंटूर के अंदर, इस कंटूर के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जेड जो है हमारा जैसे ये 0 to 2 मूव करेगा तो ये कहेंगे हम इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल, क्योंकि हमारा यूनिट सर्कल मूव कर रहा है जेड, तो हम इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल कह सकते हैं। तो जेड इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, लेकिन हमारा आर रेडियस ऑफ सर्कल है वो 1 है क्योंकि हमारा यूनिट सर्कल है। तो हम इसको जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। अब हम जेड इक्वल ई रेज टू आयोटा थीटा लिखा तो हम इसका डेरिवेटिव करके डी जेड क्या होगा हमारा आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। यहाँ से हम डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल डी जेड बाई आयोटा जेड। अब इस जेड इक्वल टू ई रेज टू आयोटा थीटा को हम साइन थीटा जो होता है ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा होता है, और कोस थीटा होता है ई रेज टू आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं आपको। तो हम ई रेज टू आयोटा थीटा को जेड लिखेंगे और साइन थीटा को और कोस थीटा को जेड की टर्म्स में निकाल लेंगे। ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ई रेज टू आयोटा थीटा को जेड और ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा को 1/z पुट कर। तो अब हमारा जो इंटीग्रल था 0 to 2 एफ ऑफ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, वो हमारा किस टाइप के इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड क्लोज कंटूर सी। अब हमारा जो इंटीग्रल थीटा की टर्म्स में था वो इंटीग्रल जेड की टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? हमें सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं। सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, तो फिर उन सब सिंगुलर पॉइंट पे हम रेजिड्यू निकालेंगे, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो उन सब सिंगुलर पॉइंट्स पर रेजिड्यू निकाल लेंगे, लेकिन हम उन्हीं रेजिड्यू को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे यूनिट सर्कल के अंदर आ रहे हैं। यूनिट सर्कल मीन्स मोड जेड इज लेस देन 1, यानी कि -1 लेस देन जेड इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि जेड हमारा जो वैल्यूज हैं वो -1 और 1 के बीच में लाई करेंगी। उन्हीं जेड वैल्यूज पर हमारा रेजिड्यूज निकालेंगे हम, और फाइनली हम क्या करेंगे? जो हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू था, जो कि हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम से फॉर्मूले से निकाला था, तो हम उन सब रेजिड्यू जो निकाले हैं हमने -1 और 1 के बीच में यूनिट सर्कल के बीच में, उन सब का सम करके 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल इंटीग्रल आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में हम ये
इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रल को निकालना था, तो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो इस तरह से हम इस टाइप के इंटीग्रल को वैल्यू इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रल होता है इस टाइप का इंटीग्रल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स टाइप इंटीग्रल को हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे? इस टाइप के इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स कि हमारा जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स टाइप इंटीग्रल है उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो हमारा जो इसमें हम रेसिड्यू निकालेंगे अपर हाफ प्लेन में, इसमें रेसिड्यू हमारे रेसिड्यू एट पोल्स इन अपर हाफ प्लेन आर कंसिडर ओनली, यानी कि हमारा जो पोल्स हैं उन पे जो रेसिड्यू आएंगे वो हम अपर हाफ में ही कंसीडर करेंगे सिर्फ, यानी कि हमारा जो y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, 0 से पॉजिटिव जाएगी, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो हमारा जो पोल्स हैं पोल्स ऑफ टाइप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आर कंसिडर ओनली। हमारी ये वैल्यू जो है प्लस ही रहेगी हमेशा, ये वाली वैल्यू हमारी हमेशा प्लस ही रहेगी क्योंकि हमने ऊपर वाले पोल्स को ही कंसीडर किया है। तो हमारा इस तरह के पोल्स को हम कंसीडर करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल में। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन आता है एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस 1z² प्लस 9। इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करना है अगर हमने, तो हम पहले पोल्स निकालेंगे। पोल्स कैसे निकालेंगे? z² प्लस 1 एंड z² प्लस 9 को 0 पुट करके। तो पोल्स की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम वही पोल्स कंसीडर करेंगे जिनमें y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y का जो कोफिशिएंट होगा वो प्लस साइन का होगा। तो हम इनमें ये वाला पोल आयोटा और 3 आयोटा को ही कंसीडर करेंगे, माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ओनली आयोटा एंड 3 आयोटा पोल्स वर कंसीडर। इन पोल्स पर हम रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? ये पोल आयोटा और 3 आयोटा एक बार आ रहे हैं हमारे पोल्स की वैल्यूज में, तो हम इसको, और ये पोल हमारे ऑर्डर 1 के हुए, तो हम इन पर रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू एट पोल इक्वल टू आयोटा ऑफ ऑर्डर 1 यूजिंग z माइनस जेड नोट एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट। ये जो हमने रेसिड्यू की डेफिनेशन आपको पहले बताई है, तो इस रेसिड्यू की डेफिनेशन को हम यूज करके आयोटा पर पोल निकालेंगे। z माइनस आयोटा वेयर जेड नोट इज इक्वल टू आयोटा एंड एफ जेड एट जेड इक्वल टू आयोटा। एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/z² प्लस 1 z² प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं 1/z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एट z इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास आपकी रेसिड्यू आ जाएगी वैल्यू। तो z माइनस आयोटा हमारा कैंसिल हो गया, पीछे बचा z प्लस आयोटा z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में हमारा आंसर 1/16 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह हम रेसिड्यू निकाल सकते हैं 3 आयोटा पे, वो आएगा माइनस 1/48 आयोटा। इस रेसिड्यू और इस रेसिड्यू को हमने सम किया और फिर उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल इंटीग्रल ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो हमारे पास आंसर लास्ट में आ जाएगा π/12। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। धन्यवाद। अब हम आपको तीसरे टाइप का इंटीग्रल बताने जा रहे हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स डी एक्स। जैसे कि अभी हमने देखा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स टाइप इंटीग्रल के केस में जो हमारा इंटीग्रल होता है वो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू होता है। लेकिन इस केस में हमारा इंटीग्रल 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स इन अपर हाफ प्लेन ऑफ टाइप एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू एट पोल्स lying on real axis, that is y imaginary part is equal to 0, that is poles of type x और माइनस x रियल नंबर। इसको हम कैसे समझेंगे? इस केस में हमारा जो पोल्स होंगे वो रियल एक्सिस पर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंटूर है इस टाइप का, तो हमारे पास जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस पर लाई करेंगे, इस एक्सिस पर। तो हम उस केस में हमारा जो कोफिशिएंट जो रेसिड्यू से मल्टीप्लाई होगा वो पाई आयोटा होगा, ना कि 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हमारे रेसिड्यू एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के टर्म टाइप के होंगे। लेकिन जो हमारा पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वो एक्स और माइनस एक्स टाइप के पोल्स होंगे, जिसमें वाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन mx बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू π/2, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे?
हम इसका सोल्यूशन के लिए पहले एफ जेड को कंसीडर करेंगे ई रेस्ट टू पावर अल्टा एम जेड अपॉन जेड। फिर हम जो हमारा क्वेश्चन में इंटीग्रल है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेस्ट टू पावर अल्टा एक्स डी एक्स, इस टाइप से इंटीग्रल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर अल्टा एम जेड अपॉन जेड डी जेड, जो हमने एफ जेड कंसिडर किया है यहाँ से इससे हिंट लेके, तो हमने एफ जेड कंसिडर किया ई रेस्ट टू अल्टा एम जेड अपॉन जेड डी जेड, वो होगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एफ जेड ई रेस्ट टू अल्टा एम जेड डी जेड। तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो एफ जेड जो होगा हमारा इक्वल टू 1/z। अब हमें इस एफ फंक्शन जो का एनालिटिक फंक्शन है उस पर पोल निकालना है। पोल कैसे निकलेगा, पोल एट जेड, इसमें पोल जो है जेड इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है, जो कि रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस है यानी कि जो रेजिड्यू है हम उस पर कैसे निकालेंगे। अब रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 निकालने के लिए हम जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ डैश जेड माइनस जेड नोट एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास रेजिड्यू एट जेड इक्वल जेड 0 आएगा, जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड 1/z जेड इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास केस आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी ई रेज़ टू अल्टा एम जेड अपॉन जेड डी जेड होगा इज इक्वल टू पाई आयोटा इंटू 1। हमने यहाँ पे पाई आयोटा लिया है। पाई आयोटा किस लिए लिया है, क्योंकि हमारा पोल जो है रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, जो कि एक रियल पार्ट है, ना कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हम इसको पाई आयोटा इंटू 1 इक्वल टू पाई आयोटा, तो हमारा ये रेजिड्यू आ जाएगा। क्योंकि एक ही रेजिड्यू था तो सम ऑफ रेजिड्यू भी पाई आयोटा ही होगा। तो हमारा जो इंटीग्रल आया ई रेज़ टू अल्टा एम जेड अपॉन जेड, उसकी वैल्यू पाई आयोटा आई। इस इंटीग्रल को हम रियल और कम्प्लेक्स, हम इमेजिनरी दोनों पार्ट में लिख लेते हैं। इसका रियल पार्ट जो होगा कोस की टर्म में और इमेजिनरी पार्ट होगा साइन की टर्म में। ऐसा क्यों, ई रेज़ टू अल्टा एम जेड कोस एम जेड प्लस आयोटा साइन एम जेड के बराबर होता है। तो हमारा इंटीग्रल रियल पार्ट इंटीग्रल होगा कोस एम जेड अपॉन जेड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी, इधर टर्म 0 है रियल की, तो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। इमेजिनरी पार्ट है वो मैं क्या बताता है, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी साइन एम जेड अपॉन जेड इक्वल टू पाई। तो हमारा जो ये इंटीग्रल है वो पाई आ गया। तो हम ये जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी साइन एम जेड अपॉन जेड इक्वल टू पाई/2, क्योंकि जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एम जेड बाई जेड होगा वो ट्वाइस होगा 0 टू इन्फिनिटी साइन एम जेड बाई जेड। तो हमारा इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये आप ध्यान दीजिए इस पे। इसी तरह हम एक और इंटीग्रल आपको निकाल के बता रहे हैं। हमारा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x4 प्लस a4 dx इक्वल टू पाई/2 a क्यूब होता है, ये प्रूव करना है। हम इसमें x4 प्लस a4 को z4 प्लस a4 लिख के z4 पर a4 को 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पहले पोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पोल्स की वैल्यू आएगी z इक्वल टू a माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/4। यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी z की। तो a माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/4, माइनस 1 को हम कोस 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई लिख सकते हैं। तो रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू a इंटू कोस 2n प्लस 1 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 बाई पाई/4। ये हमने जो सबसे स्टार्टिंग में आपको डी मोवरे थ्योरम बताई उससे निकालेंगे। डी मोवरे थ्योरम हमने बताई थी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जो कि हमने आपको पहले बताई थी डी मोवरे थ्योरम। तो इसका यूज करके हमने ये आ गया हमारा a कोस 2n प्लस 1 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई/4। इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a ई रेज़ टू पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई/4। तो हमारे पास क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है, तो हमारे पास n की वैल्यू 0 1 2 3 हमने यूज की। हमने 0 1 2 3 वैल्यू यूज क्यों की, क्योंकि हमारे पास 4 पोल्स हैं, हमारे पास z की 4 वैल्यूज हैं। तो हमने 0 1 2 3 4 वैल्यूज यूज की n की। तो हमारे पास z की 4 वैल्यूज आ गई कोरिस्पोंडिंग, z इक्वल टू a ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई/4। इस रिलेशन से हमारे पास z की वैल्यू 4 आ गई, a ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई/4, a ई रेज़ टू पावर आयोटा 3 पाई/4, a ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 पाई/4 एंड a ई रेज़ टू पावर आयोटा 7 पाई/4। लेकिन हम पोल्स वही कंसीडर करेंगे जो हमारे अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे। अपर हाफ प्लेन मीन्स हमारे अपर हाफ प्लेन, इस प्लेन में जो पोल्स लाई करेंगे वही हम कंसीडर करेंगे। इस प्लेन में जो हमारा एंगल है 0 टू पाई तक जाएगा, तो हम
इसमें वही पोल्स यूज करेंगे जो कि ई रेस्ट पावर 0 पाई टू ई रेस्ट पावर पाई आयोटा के हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा अब हम इन चारों पोल्स में से हम सिर्फ ई रेस्ट पावर ए रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4 और ए रेस्ट पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 ही कंसीडर करेंगे। ये दो हम पोल्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों पोल्स पर हम रेसिड्यू निकालेंगे और हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4। तो इस फॉर्मूले पर हमारा रेसिड्यू क्या होगा, जेड माइनस ए रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4 इंटू 1 बाय जेड 4 प्लस ए 4 एट जेड इक्वल टू ए रेस्ट पावर ई आयोटा पाई बाय 4। हम इस फॉर्मूले में जब ये ए रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हम 0/0 फॉर्म इसको 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से निकालेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव कर दो और फिर जेड की वैल्यू जो है हमारे पास वो डाल दो। जेड माइनस ए ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4 का डेरिवेटिव वो होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो 1 आएगा। जेड 4 का डेरिवेटिव होगा 4z क्यूब और ए 4 का डेरिवेटिव 0। तो 1/4 जेड क्यूब, जेड अप्रोचेस टू ए ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 ए क्यूब ई रेस्ट टू माइनस होता 3 पाई बाय 4। तो ये तो हुई ए ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4 पोल्स पर रेसिड्यू की बात। अब हम ए ई रेस्ट पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 पर भी रेसिड्यू निकालेंगे। तो ए ई रेस्ट पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 पर रेसिड्यू कैसे निकलेंगे, जेड इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 इज इम्प्लाइज b1 इज इक्वल टू, तो इस पर भी सेम इसी प्रोसीजर से रेसिड्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 ए क्यूब। तो ये रेसिड्यू और रे रेसिड्यू इन दोनों का सम जो होगा वो हम निकालेंगे 1/4 ए क्यूब ई रेस्ट पावर माइनस 3 पाई आयोटा पाई 4 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 इंटू जब 2 पाई आयोटा करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी 1/x4 पर से 4। उसकी वह आंसर आएगा, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर पाई अपॉन अंडर रूट 2 ए क्यूब आएगा। इसी तरह आप कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई साइन 2 थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x4 अपॉन x6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये सब आप न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। और एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नई से नई और वीडियो भी डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।